हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड आशा एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। गाइज, जो हमने अरिहंत की जो सीरीज़ स्टार्ट की है जो 25,000 वन लाइनर की सीरीज़ है जनरल स्टडीज़ की एनसीईआरटी के बेस्ड पे, इसमें मैं कवर करा रहा था हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हमने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लिया है और मिडाइवल भी जस्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है, जो कि इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे ही कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज़, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है, दैट इज़ इंडिया इन 18th सेंचुरी एंड राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स। इस पार्टिकुलर टॉपिक तक हमने कवर किया हुआ है, यानी कि हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया एंड ब्रिटिश रूल। ठीक है, आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं पार्टिकुलर टॉपिक पे और देखते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया एंड ब्रिटिश रूल। तो अराइवल की बात करें ब्रिटिश यूरोपियन पावर की, तो हम जानते हैं कि पुर्तगीज़ आए थे, डच आए थे, इंग्लिश आए थे, डेन्स आए थे और फ्रेंच आए थे। तो ये सब कुछ कंपनियां जो थी ट्रेड करने के लिए इंडिया में आई थी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हेडिंग के तहत अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, वो पहला क्वेश्चन है कि 1639 AD में विच इंग्लिशमैन ऑब्टेन्ड परमिशन टू बिल्ड फैक्ट्री एट मद्रास। मद्रास में कौन से इंग्लिशमैन ने ऑब्टेन किया था फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए 1639 में? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे इज़ द राइट आंसर। विच फैक्ट्री वॉज बिल्ट इन मद्रास बाई फ्रांसिस डे? तो ये फैक्ट्री का नाम रखा गया था सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज। विच सिटी रिप्लेस्ड मुसलीपट्टनम एज द हेडक्वार्टर ऑफ इंग्लिश ऑन कोरोमंडल कोस्ट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मद्रास। मद्रास। इन 1639 विच अफ़गानी प्लंडर्ड द सिटी ऑफ हुगली? तो ये किया था रहीम खान ने, और ये इसी अफ़गानी के प्लंडर के बाद एक नीड दिखी कि कंस्ट्रक्शन करना चाहिए फोर्ट विलियम का बंगाल में। सो विच इंसिडेंट लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल? तो करेक्ट आंसर होगा द इंसिडेंट इज़ प्लंडरिंग ऑफ हुगली बाई रहीम खान। रहीम खान के द्वारा हुगली को प्लंडर किया गया, जिसके कारण इसका फोर्टिफिकेशन वगैरह शुरू हो गया। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ विच फोर्ट एश्योर्ड द सिक्योरिटी ऑफ कैलकाटा? तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सेंट विलियम। सेंट विलियम इज़ द राइट आंसर। हु वेर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया? करेक्ट आंसर विल बी द Portuguese. The Portuguese is the right answer. Which was the last European company to establish power in India in 1664? तो ये लास्ट थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो थी लास्ट थी इन सीक्वेंस जब यूरोपियन कंपनी भारत में आ रही थी। तो सबसे पहले जो कंपनी आई वो पुर्तगाल की थी। तो पुर्तगीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सो व्हेन वाज द फर्स्ट यूरोपियन कंपनी अराइव्ड इन इंडिया? तो 1498 में वास्को द गामा के द्वारा, वास्को द गामा जिसने ये रूट भी खोजा, के द्वारा कैलिकट में लैंडिंग होती है 1698 में। मोस्ट यूरोपियन पावर्स रीच्ड इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग द केप ऑफ गुड होप? करेक्ट आंसर होगा केप ऑफ गुड होप। ये जो है अफ्रीका में है ये केप ऑफ गुड होप, जिसको क्रॉस करके ही इधर इंडिया में आया जाता है। सो वेयर वाज द फर्स्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड? तो ये था पहला हेडक्वार्टर इनका जो था कोचीन में था, बाद में गोवा में इन्होंने शिफ्ट कर लिया था। इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाई विच पुर्तगीज़ ट्रैवलर? तो वास्को द गामा 1498 में। ठीक है, जमोरिन उस समय कैलिकट का उधर का शासक था, जिसने वेलकम किया था इसको। हु वेर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड? तो करेक्ट आंसर होगा पुर्तगीज़। कब आए थे? 1498 में। तो इन विच ईयर वास्को द गामा अराइव्ड इन कैलिकट? करेक्ट आंसर विल बी 1498 में ये आया था। और जमोरिन उस समय वहाँ का शासक था,
जिसने इसको वेलकम किया था। सो विच वाज द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू फॉलो द मर्केंटलिस्ट पॉलिसी इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर है इसका पुर्तगीज़। मर्केंटलिस्ट का मतलब है कि बिजनेस करने की पॉलिसी जो है, मर्चेंटाइज सेटअप करने की, वो पुर्तगीजों ने ही की थी। हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड द वास्को द गामा इन कैलिकट? वास्को द गामा को कैलिकट में वेलकम किया था, अभी मैंने बताया था जमोरिन ने। विथ हुज हेल्प डिड वास्को द गामा रीच एशिया? तो इसमें एक नाविक था जो कि इंडियन नाविक था, इसका नाम था इब्न माजिद। इब्न माजिद ने इसको हेल्प किया था कि यहाँ तक आओ, इसमें इसकी हेल्प लेनी पड़ी थी। इन विच ईयर डिड वास्को द गामा रीविजिट इंडिया? तो एक बार आके ये चला गया था, एक बार आके वास्को द गामा इंडिया से चला गया, फिर दोबारा ये आया 1502 में, और आया तो यहीं पे इसका देहांत भी हो गया, इंडिया में ही। ठीक है, खैर आगे है। विच पुर्तगीज़ ट्रैवलर अराइव्ड इन इंडिया आफ्टर वास्को द गामा? वास्को द गामा के बाद जो आया था उसका नाम है लोपोसोर्स। लोपोसोर्स जो था ये वास्को द गामा के बाद आया था। विच पोर्ट वाज मोनोपोलाइज्ड बाई पुर्तगीज़ फॉर ट्रेड पर्पस? मोनोपोलाइज्ड का मतलब है कि यहाँ से एक ही पावर जो है मोनोपोली के बेसिस पे ट्रेड करेगी, तो ये करेक्ट आंसर है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट जो है इंडिया के इस वाले रीजन में पड़ता है, केरल वाले रीजन में। ठीक है, फिर आता है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पुर्तगीज़ ट्रेड इन इंडिया? तो क्यों आए थे भैया? स्पाइस ट्रेड करने आए थे, स्पाइस का, मसालों की ट्रेडिंग के लिए ये आए थे, और बहुत सारा पैसा ये इससे जनरेट किया था इन्होंने, काफ़ी पैसा कमाया था। हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज़ वायसराय इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर होगा फ्रांसिस्को द अल्मेदा। फ्रांसिस्को द अल्मेदा जो है ये पहला पुर्तगीज़ वायसराय था इंडिया में। इन विच ईयर डिड पुर्तगीज़ कैप्चर गोवा? गोवा को कैप्चर किया था पुर्तगीज़ों ने 1510 AD में। गोवा को कैप्चर किया था पुर्तगीज़ों ने 1510 AD में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कनेक्टेड विथ ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? ये थी फ्रांसिस्को द अल्मेदा की। तो सबसे पहले जानिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या। तो उस समय जो गल्फ़ ऑफ आडेन था, गल्फ़ ऑफ आडेन, जिससे कि प्रोबेबल ट्रेड रूट मतलब ये था जिससे बाकी सारी यूरोपियन पावर भी आती थी, तो इस रीजन में कहीं ना कहीं ये अपना वर्चस्व जमाना चाहते थे, और इसी के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी जो है लाई गई थी। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़ पावर इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क इज़ द रियल Portuguese power founder in India. Which was the most important achievement of Albuquerque? तो अल्बुकर्क का मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है वो है एनेक्सेशन किया था इसने गोवा को फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। सुल्तान ऑफ बीजापुर से छीन के एनेक्स कर लिया था इसने गोवा को। द फाउंडेशन ऑफ पुर्तगीज़ मैरीटाइम एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड अंडर अल्बुकर्क वेन? तो ये किया गया था व्हेन पुर्तगीज़ वेयर सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग कैलिकट एंड कोचीन। कह रहा है कि व्हेन द फाउंडेशन ऑफ पुर्तगीज़ मैरीटाइम एम्पायर इन इंडिया वाज लेड अंडर अल्बुकर्क व्हेन पुर्तगीज़ वेयर सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग कैलिकट एंड कोचीन। दोनों को कैप्चर करने के बाद इन्होंने अपना जो है मैरीटाइम एम्पायर बनवाया था। अल्बुकर्क मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विथ विच एम्पायर? तो करेक्ट आंसर होगा विजयनगर एम्पायर, जो कि प्रेजेंट डे कर्नाटक में हम्पी में इसका कैपिटल था। तो विजयनगर एम्पायर से इसका अच्छा रिलेशन था। एट विच प्लेस डिड पुर्तगीज़ बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? पुर्तगीज़ों ने अपना पहला फोर्ट्रेस जो है वो अंजीदीवा में बनवाया था। हु शिफ्टेड द पुर्तगीज़ कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा? तो ये नीनो दी कुन्हा से यही एक सवाल ही आता है। तो इसने ही पुर्तगीज़ों का जो कैपिटल है कोचीन से शिफ्ट कर दिया था गोवा में। एमंग द फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन इस्टेब्लिश बाई पुर्तगीज़ वाज? करेक्ट आंसर होगा हुगली। बंगाल में जो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी पुर्तगीज़ों ने, तो उसमें बेसिकली पुर्तगीज़ों ने क्या, मतलब सभी ने ही की थी, इंग्लिश वालों ने की थी। तो पुर्तगीज़ों की जो फैक्ट्री थी वो हुगली में थी। फ्रॉम विच रूलर डिड पुर्तगीज़ ऑब्टेन परमिशन टू सेटअप फैक्ट्री इन बंगाल? करेक्ट आंसर होगा गयासुद्दीन महमूद शाह। गयासुद्दीन महमूद शाह वो रूलर था जिससे परमिशन ऑब्टेन किया गया था ताकि एक फैक्ट्री लगाया जा सके बंगाल में।
हुगली वॉज यूज एज द बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल बाई, करेक्ट आंसर होगा पुर्तगीज़। पुर्तगीज़, तो पुर्तगीज़ हो गया। अब देखेंगे डच के बारे में, ठीक है। सो इन विच ईयर वॉज द डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड। डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म हुई थी वो हुई थी 1602 में। 1602 में। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, करेक्ट आंसर होगा, इसका ओरिजिनल नाम था विरिंगदे ओस्टिंडिचे कंपेगिनी। तो ये डचिश लैंग्वेज है। द फर्स्ट टू स्टार्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया वेयर, करेक्ट आंसर होगा अगेन डच। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट थे ये जो कि स्टार्ट किया था इन्होंने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब देख लीजिए लिस्ट ऑफ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड बाय डच। तो डचों ने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले लगाई थी पुलिकट में 1610 एडी में। सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई 1616 में। फिर आता है भीमुनीपत्तनम या फिर बिमलीपत्तनम कहते हैं, तो ये 1641 में लगाई थी। कराईकल में इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो लगाई थी वो लगाई थी 1645 में। चिंसूरा में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, चिंसूरा, ठीक है, बंगाल के आसपास ही पड़ता है। तो चिंसूरा में इन्होंने 1653 में फैक्ट्री लगाई थी। बालासोर और नागपत्तिनम में इनकी फैक्ट्री लगी थी 1658 में, और कोचीन में इनकी फैक्ट्री लगी 1663 में। तो ये कुछ फैक्ट्रियाँ इन्होंने ऐसे लगाई। फिर आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन पटना इन विच ईयर। तो ये 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था अपना फैक्ट्री पटना में, ठीक है, 1632 में। हु प्रोमोटेड द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स इंस्टीड ऑफ स्पाइसेस, तो करेक्ट आंसर होगा अगेन डच। विच पोर्ट बिलोंग टू डच, डचों का जो पोर्ट था वो है बेनगुरला पोर्ट। बाय हुम डिड डच डिफीट एंड बिल्ड फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची, करेक्ट आंसर होगा पुर्तगीज़। विच वॉज द फैक्ट्री फाउंडेड बाई डच एट देवनमपत्तनम, तो ये था फोर्ट सेंट डेविड। विच वॉज द मेन सेंटर फॉर डच आफ्टर पुलिकट, तो पुलिकट इनका मेन सेंटर था, उसके बाद ये नागापत्तिनम को भी अपना स्टैंड बाई टाइप का बना रखा था। विच फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वेयर इस्टेब्लिश्ड बाई डच, डच ने चिंसूरा एंड हुगली में अपनी फैक्ट्री बनवाई थी। चिंसूरा और हुगली जो है दोनों बंगाल में ही पड़ता है। डचों के बाद जो सीक्वेंस था अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर का, उसमें आता है अगला नाम इंग्लिश का। सो हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मर्चेंट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड, तो इसका सही आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लेना, जॉन मिल्डर्न हॉल। विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप टू दैट केम टू इंडिया, तो इसका नाम था रेड ड्रैगन। फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया वॉज रेड ड्रैगन। अंडर हुज अथॉरिटी डिड ईस्ट इंडिया कंपनीज वॉयस टू इंडिया टेक प्लेस, तो ये कैप्टन विलियम हॉकिंग्स के अथॉरिटी के तहत, मतलब इसी के लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यात्रा था इंडिया के लिए स्टार्ट हुआ था। इन 1600 द चार्टर टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर मोनोपोली ऑफ ईस्टर्न ट्रेड फॉर 15 years was given by क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ वन उस समय ब्रिटेन की महारानी थी। विच कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाई चार्टर ग्रांटेड बाई क्वीन एलिजाबेथ इन 1600, तो ये गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़, ये कंपनी का नाम था। विच ग्रुप वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, करेक्ट आंसर होगा मर्चेंट एडवेंचर्स इन इंडिया। मर्चेंट एडवेंचर्स इन इंडिया ही वो ग्रुप है जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि मर्चेंट थे, ये व्यापारी थे और व्यापार करना चाहते थे ईस्ट में भी आके, इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल भी थे। विच ब्रिटिश कंपनी गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया, करेक्ट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। Who was the emperor of India when the British East India Company was formed in India, तो करेक्ट आंसर होगा अकबर। अकबर 1605 तक शासक रहा था, तो इसी के समय में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी इंडिया में भी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पेयर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, जो कि सूरत में लगाई गई थी, सूरत में
तो ये जहांगीर था उस समय, जहांगीर से परमिशन लेके इन्होंने लगाई थी। विच कमोडिटीज़ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एम टू एक्वायर इन ईस्टर्न आर्कीपेलागो, करेक्ट आंसर होगा स्पाइसेस और पीपर में इनका मेन इंटरेस्ट था। मेनली जो ये सब आए थे सभी का इंटरेस्ट था स्पाइसेस वगैरह में, पीपर में। द फर्स्ट 2 वॉयजेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेर मेड टू अचीन पहला और बंतम दूसरा। The English appointed by Akbar, the Englishman appointed by Akbar for verification of diamonds was, correct answer होगा William Leeds. The Englishman is appointed by Akbar for verification of diamonds was William Leeds. Which of the following British officials defeated Portuguese at Solway? तो करेक्ट आंसर होगा कैप्टन विलियम हॉकिंग्स। इसने हरा दिया था पुर्तगीज़ों को, डिफीट कर दिया था सॉल्वे में कैप्टन विलियम हॉकिंग्स ने। Who was the emperor of India when the British East India Company formed in London? तो उस समय गद्दी पे था कौन? जहांगीर। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी लंदन में तब गद्दी पे था जहांगीर। In 1611 which English trader got the permission to trade with Mughal governor from the Mughal governor? करेक्ट आंसर होगा कैप्टन जॉन मिडल्टन। जॉन मिडल्टन। अगला सवाल देखते हैं। Under whose authority did British mission succeed to obtain फरमान from मुगल एम्पेयर जहांगीर? करेक्ट आंसर होगा सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ही वो अथॉरिटी था जिसके तहत ब्रिटिश मिशन जो है सक्सीड किया गया था कि भैया ऑब्टेन करना है हमें फरमान फ्रॉम मुगल एम्पेयर जहांगीर, ताकि हम ट्रेड कर सकें, ठीक है, अपनी कंपनी लगा सके। सो वेयर इन इंडिया द ब्रिटिशर्स सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? तो इन्होंने लगाई थी सूरत में। इन्होंने लगाई थी कहाँ पे? सूरत में 1613 में। पहली कंपनी इनकी लगी थी सूरत में 1613 में। बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम? ये लिया था इन्होंने पुर्तगीज़ों से। एक्चुअली एक कहानी कुछ ऐसी थी कि शादी हुई थी और शादी में क्या था कि दहेज के तौर पे इसको मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी के राजा को, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जो बंदा था उसको मिला था। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब? तो ये सर जॉन चाइल्ड को एक्सपेल्ड कर दिया था किसने? औरंगजेब ने। इन विच ईयर डिड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव परमिशन टू ट्रेड इन मुसलीपत्तनम? तो इसका सही आंसर होगा 1611 में। मुसलीपत्तनम में ट्रेड करने के लिए परमिशन जो है ऑब्टेन किया था इन्होंने 1611 में। हु वाज सर जॉर्ज ऑक्जेंडन? तो सर जॉर्ज ऑक्जेंडन जो थे वो फर्स्ट गवर्नर थे ऑफ बॉम्बे एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स राइज इनटू प्रोमिनेंस। आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियन गॉट बेस्ट सोरा? सोरा दैट इज़ सॉल्ट पीटर, ये बम बनाने के काम आता है, एंड ओपियम। तो ये दोनों चीज़ें जो थी इनको बिहार से मिलती थी। सोरा बिहार में बहुत ज़्यादा होता है और ओपियम भी। सो आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियन गॉट बेस्ट सोरा एंड ओपियम। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वाइट टाउन भी बोलते हैं इसको, द फर्स्ट इंग्लिश ब्रिटिश फोर्ट्रेस है इंडिया में। इट वाज फाउंडेड एट विच स्टेट? तो ये मद्रास वाले ही स्टेट को। देखिए फोर्ट विलियम बोलते हैं कलकत्ता वाले को, फोर्ट जॉर्ज जो बोलते हैं वो मद्रास वाले को बोलते हैं। एंड ये वाला जो था ये मद्रास वाला, ये पहला जो है पहला ये फोर्ट था इंडिया में। ड्यूरिंग हुज रेन डिड सर थॉमस रो हैड रेगुलर अटेंडेंस एट मुगल कोर्ट टू सिक्योर कॉमर्शियल प्रिविलेजेस? तो करेक्ट आंसर होगा इसका जहांगीर के समय में ये कंटिन्यूसली ये अटेंडेंस देता था, मतलब रहता था इनके दरबार में, ताकि कहीं ना कहीं जो है कॉमर्शियल प्रिविलेज हमें मिल जाए। विच एम्पेरर रिवार्डेड द गोल्डन फरमान टू कंपनी इन 1632? तो करेक्ट आंसर होगा सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। सुल्तान ऑफ गोलकोंडा जो था इसने रिवार्ड किया था गोल्डन फरमान टू कंपनी इन 1632 AD। सो विच वाज द मेन पोर्ट ऑफ गोलकोंडा? करेक्ट आंसर होगा मुसलीपत्तनम अगेन, ठीक है। विच वाज द मेन पोर्ट ऑफ गोलकोंडा? करेक्ट आंसर क्या होगा? मुसलीपत्तनम। विच बंगाली गॉड्स वेयर इन हाई डिमांड इन इंग्लैंड? विच बंगाली गुड्स वेयर इन हाई डिमांड इन इंग्लैंड? तो सिल्क और सॉल्ट पीटर का जो था बहुत ज़्यादा डिमांड था इंग्लैंड में। इन 1663 वेयर डिड द उड़ीसाज गवर्नर ग्रांट द परमिशन
टू इंग्लिश मर्चेंट्स टू इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज, तो करेक्ट आंसर होगा ये हरिहरपुरा और बालासोर और पीपली 3 जगह के लिए उड़ीसा के गवर्नर ने ग्रांट कर दिया था परमिशन टू इस्टेब्लिश मर्चेंट्स टू इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज. In 1770 AD, which area was constituted as the separate presidency by company, तो ये बंगाल को सेपरेट प्रेसिडेंसी बना दिया था, ठीक है, कंपनी ने 1770 में. सो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बंगाल प्रेसिडेंसी, करेक्ट आंसर होगा सर चार्ल्स आयर. हु लेड द डिप्लोमेटिक मिशन टू कोर्ट ऑफ फारुखसियर इन 1717, जिसके बाद फारुखसियर का फरमान जारी हो गया था, तो ये था जॉन सरमैन. जॉन सरमैन इज़ द राइट आंसर. तो हमने इंग्लिश भी देख लिया, डच देख लिया और पुर्तगीज़ देख लिया. अब अगला हमारा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को देख लेते हैं. सो हु वाज द लास्ट यूरोपियन टू कम टू प्री इंडिपेंडेंट इंडिया एज ट्रेडर्स, करेक्ट आंसर होगा फ्रेंच जो थे दे वर द लास्ट यूरोपियन टू कम टू प्री इंडिपेंडेंट इंडिया एज अ ट्रेडर. हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, फ्रेंच कंपनी का फाउंडर इंडिया में, तो करेक्ट आंसर होगा जीन बाप्टिस्ट कोलबर्ट. ये बार बार पूछा जाता है, जीन बाप्टिस्ट कोलबर्ट. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो ये था लुइस 14वां के समय ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी. सो इन 1672 हु ऑक्युपायड संथोम नियर मद्रास, तो संथोम नियर मद्रास को ऑक्युपाई किया था डी ला हये. विच साइट वॉज obtained बाई फ्रांसुआ मार्टिन फ्रॉम शेर खान लोधी, तो ये पौंडीचेरी को छीन लिया था इन्होंने. तो बेसिकली बात करें अगर फ्रेंचों की, तो फ्रेंच जो शासक थे इनका गढ़ कहाँ था, इनका गढ़ एक तो पौंडीचेरी में था, ठीक है, इसके अलावा माहे में था, तो ये सब जगह पे इनका पकड़ था. इन बंगाल द फ्रेंच लेड द फाउंडेशन ऑफ विच सेटलमेंट, तो करेक्ट आंसर होगा ये सेटलमेंट था चंद्रनगर का. इन इंडिया द फ्रेंच इस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट सूरत, ठीक है, तो अर्लीस्ट फैक्ट्री सूरत में फ्रेंचों का, और इसके अलावा ब्रिटिशर्स का भी अर्ली जो सेटलमेंट था फैक्ट्री था वो सूरत में ही था. फ्रेंच फेल्ड टू इस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, ठीक है, और इनकी आर्मी पुअर थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी. तो फ्रेंच जो है फेल हो गए अपनी पावर को डेक्कन में इस्टेब्लिश करने में. अब देखेंगे कार्नेटिक वॉर्स इन इंडिया. तो सबसे पहले बात करते हैं अब कार्नेटिक वॉर्स की. कार्नेटिक वॉर्स जो है इंडिया में ये हुए थे, एंड ड्यूरिंग, पहला सवाल है कि ड्यूरिंग हुज गवर्नरशिप डिड फ्रेंच पावर इन इंडिया रोज टू इट्स पिक, करेक्ट आंसर होगा डुप्लेक्सी. ये सब्सिडरी अलायंस की भी थ्योरी इसी की थी, ठीक है, जो कि बाद में काफ़ी फेमस हुई थी, ठीक है, इसको इसी ने डुप्लेक्सिस की ही ये बेसिकली थ्योरी थी जिसे फेमस कोई और इंडिया में किया था. कार्नेटिक वॉर्स वेयर फॉट बिटवीन, तो ये एक तरफ पार्टी थी इंग्लिश और दूसरी तरफ फ्रेंच, ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच जो थे आपस में लड़ रहे थे कि वर्चस्व किसका जमेगा. हाउ मेनी कार्नेटिक वॉर्स वेयर फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, करेक्ट आंसर होगा टोटल थ्री. ड्यू टू विच वॉर इन यूरोप फर्स्ट कार्नेटिक वॉर टुक प्लेस इन इंडिया, तो ये एक्चुअली ये लड़ाई वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन की हो रही थी फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, लेकिन अब चूंकि वहाँ पे हो रही थी तो कहीं ना कहीं इसका असर बाकी बेसिस पे भी तो पड़ना ही था, तो बेस पे भी पड़ा है, जैसे हमारा बेस. अगला सवाल है विच वॉज इन इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, तो ये था कैप्चर हो गया था फ्रेंच शिप का, ये कैप्चर ब्रिटिशर्स ने कर लिया था, जिसकी वजह से इमीडिएटली कार्नेटिक वॉर हो गया था. कार्नेटिक को मैं कर्नाटक वॉर कहूँ तो बात एक ही से हैं. व्हेन डिड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर टुक प्लेस इन इंडिया, तो ये 1740 से 48 के बीच में ये हुई थी लड़ाई. और ये जो लड़ाई थी कार्नेटिक वॉर की, वो जो पहला जो कार्नेटिक वॉर था उसको किस ट्रीटी के द्वारा ख़त्म किया गया था. सो विच ट्रीटी ब्रॉट द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर टू एंड, करेक्ट आंसर होगा ट्रीटी ऑफ एक्सला-सैपल. टू हुम डिड फ्रेंच सपोर्ट फॉर नवाबशिप, तो ये इन्होंने चंदा साहिब को सपोर्ट किया था नवाब बनाने के
लिए। हु वेयर डिफीटेड इन सेकेंड कार्नेटिक वॉर, तो फ्रेंच यहाँ पे हार गए थे, फ्रेंच यहाँ पे हार गए थे और ब्रिटिश आर्मी जीत गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जीत गए थे। सो हु वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द नवाब ऑफ कार्नेटिक आफ्टर द सेकेंड कार्नेटिक वॉर, तो ये बना था मोहम्मद अली, मोहम्मद वली अली को बनाया गया था कार्नेटिक वार के बाद नवाब ऑफ कार्नेटिक। सो द फेमस बैटल ऑफ बॉन्डीवास जो कि 1760 में हुआ था, इट वॉज फॉट बाई ब्रिटिश अगेंस्ट होम, तो ये भी लड़ाई ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में ही थी। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ 1760 बैटल ऑफ बॉन्डीवास, तो इसमें ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था इसमें। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बॉन्डीवास इन 1760, करेक्ट आंसर होगा काउंट लैली, काउंट लैली इज द राइट आंसर। विच ट्रीटी एंडेड द 7 ईयर वॉर इन यूरोप, तो ये था ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। अब देख लेंगे एक बार लिस्ट ऑफ कर्नाटक वार। तो कार्नेटिक वार में पहला वार जो था फर्स्ट कार्नेटिक वार, ये इसका पीरियड की बात करें तो 1746 से 48 के बीच का ये पीरियड था। क्या कारण था, तो क्या कारण था, वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा था और ये वार जब छिड़ा तो इसका असर इंडिया में भी देखने को मिला, जिसमें दोनों आपस में दोनों मजबूत देश जो है लड़ रहे थे आपस में। विथ द टर्मिनेशन ऑफ द वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ऑल्सो कम टू एन एंड, इसमें ठीक है कॉन्सिक्वेंसेस इसका यही था। सेकेंड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ था 1749 से लेकर 54 के बीच में चला, एंड इट वाज वार ऑफ सक्सेशन इन कर्नाटका। एक तरफ पार्टी कौन थी, एक तरफ पार्टी थी फ्रांस, दूसरी तरफ पार्टी थी इंग्लिश, आपस में लड़ रहे थे कि कर्नाटक में कौन सक्सेशन करेगा कर्नाटक का। The war ended with the Treaty of Paris, Pondicherry, signed in 1754, which recognized Muhammad Ali Khan Walajah as the Nawab of Carnatic. फिर आता है थर्ड कर्नेटिक वार, जिसका पीरियड था 1756 से लेकर 1763 के बीच में। ये वार जो है, इसको वार को 7 ईयर्स वार भी कहते हैं, क्योंकि 7 साल तक लगातार चलता रह गया था ये। एंड द फ्रेंच एग्रीड फाइनली कि भैया अब हम ठीक है, हम आपसे नहीं लड़ेंगे, हम इंडिया में अब एस्पायरेशन, अपने एम्बिशन जो है इसको त्याग दे रहे हैं। सो द फ्रेंच एग्रीड टू सपोर्ट ब्रिटिश क्लाइंट गवर्नमेंट, दस एंडिंग फ्रेंच एम्बिशंस ऑफ इंडियन एम्पायर एंड मेकिंग द ब्रिटिश द डोमिनेंट फॉरेन पावर इन इंडिया। इस लड़ाई के बाद ये छोड़ के चले गए थे। फिर आता है ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट विथ नेबरहुड स्टेट। तो पहला पॉइंट है कि इन 1792 AD whom did British send a commercial mission to काठमांडू, तो करेक्ट आंसर होगा कैप्टन कर्क पैट्रिक के द्वारा काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है, कॉमर्शियल मिशन भेजा था ब्रिटिशर्स ने। इन विच बैटल वेयर जनरल गिलेस्पी एंड मार्टिनडेल डिफीटेड, तो करेक्ट आंसर होगा बैटल ऑफ जयतक। विच ट्रीटी वॉज साइंड इन 1815 बट नॉट रेटिफाइड बाई गोरखास। ट्रीटी तो साइन हुई थी बट उसको रेटिफाई नहीं किया, उसको लागू नहीं किया, ये थी ट्रीटी ऑफ सुगौली, ठीक है, सुगौली। विच ब्रिटिश जनरल डिक्लेयर्ड ए वॉर ऑन बर्मा, करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड एमहेस्ट। लॉर्ड एमहेस्ट ने वार छेड़ दिया था बर्मा के साथ। विच ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड द बर्मीज, करेक्ट आंसर होगा ट्रीटी ऑफ यानदाबू, ट्रीटी ऑफ यानदाबू। हु डिक्लेयर द सेकेंड वॉर दैट इज़ ऑफ 1852 to 83 ऑन वर्मा, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम लड़ाई कर रहे हैं, सेकेंड वॉर जो है बर्मा के साथ हो रहा है, और ये हुआ था 1852-53 में। हु ऑर्डर्ड ब्रिटिश आर्मी टू फाइट थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर इन 1885, तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। हु ऑर्डर्ड ब्रिटिश आर्मी टू फाइट थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर इन 1885, करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1872 से लेकर 1890 के बीच में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी सेकेंड एंग्लो अफगान वार के लिए एंड करने के लिए? ये थी ट्रीटी ऑफ गंदमक। हु वॉज मेड
द न्यू आमिर ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, तो ये बनाया था अब्दुल रहमान को। ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो अफगान वॉर ऑफ 1919 विच ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन अमानुल्लाह एंड ब्रिटिश, करेक्ट आंसर होगा ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। टू whom did Warren Hastings send a commercial mission under George Bogle in 1774-1775, करेक्ट आंसर होगा तोसी लामा, तोसी लामा। विच ट्रीटी वाज दलाई लामा फोर्स टू साइन इन 1904, करेक्ट आंसर होगा ट्रीटी ऑफ लहासा। तो इन्होंने अगल बगल के जितने भी अपने नेबरहुड के एरिया थे या फिर देश था उसमें इन्होंने छेड़खानी की है ब्रिटिशर्स ने। ये हमें इस पर्टिकुलर हेडिंग के तहत पढ़ने को मिला, ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट विथ नेबरहुड स्टेट्स। तो चलिए यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।